नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मैंने अभी आपसे वायदा किया था कि अभी अपडेट बताऊंगा और आप सबको प्रतीक्षा होगी। हम लगातार इंतजार कर रहे थे कि अदालत से अपडेट आए। आज आप सबकी बहुत बड़ी जीत हुई है। एसएसआर वॉरियर और दिशा के प्रशंसक दिशा के लिए न्याय की आस में बैठे करोड़ों लोगों को आज हमारी लड़ाई रंग लाती हुई दिखाई पड़ रही है। अदालत में कार्रवाई शुरू हो गई 12 साढ़े 12 बजे के आसपास और साढ़े 12 पौने 1 के बीच में कार्रवाई शुरू हुई। तमाम लोग पहुंच गए अदालत। शैलेंद्र नगरकर भी अदालत पहुंच गए और आज फिर वही कोशिश की गई मित्रों कि किसी भी तरीके से इस केस को और डिले किया जाए। 2 जुलाई की तारीख, 16 जुलाई की तारीख और अब अपेक्षा थी कि 7 अगस्त की तारीख को भी आगे बढ़ा दिया जाए। एक ही आर्गुमेंट के साथ शैलेंद्र नगरकर पहुंचा था कोर्ट और उनको पूरी आशा थी कि उनकी बात सुनी जाएगी। मैंने जैसा आपको अभी कुछ देर पहले बताया था कि 50 वकीलों की टीम अदालत में मौजूद थी और आज अदालत खचाखच भरा हुआ था भीड़ से। मीडिया के लोग भी वहां मौजूद थे, लेकिन मीडिया वाले वो रिपोर्ट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे रिपोर्ट? क्योंकि उनके आका उनको कहते हैं कि ये सब रिपोर्ट मत कीजिए। अदालत ने जबरदस्त फटकार लगाई और सीधा सीधा ये अगर मैं कहूं तो सीधी फटकार अदालत ने सरकार को लगाई। शैलेंद्र नगरकर ने कहा कि मिलॉर्ड, मुझे 2 सप्ताह का समय दे दीजिए। मिलॉर्ड ने कहा कि क्यों आपको 2 सप्ताह का समय दे दें? क्यों दिया जाना चाहिए आपको 2 सप्ताह का वक्त? ऐसा क्या आपने पिछले 2 सप्ताह में नहीं किया जिसके लिए और 2 सप्ताह का वक्त चाहिए? आप कहना क्या चाहते हैं? स्ट्रांग ऑब्जेक्शन नीलेश ओझा जी के तरफ से दर्ज किया गया और नीलेश ओझा ने कहा कि शैलेंद्र नगरकर को कस्टडी में लिया जाए मिलॉर्ड। शैलेंद्र नगरकर भौचक्क रह गए अदालत में। ये सुनकर के उनके हाथ पांव फूलने लगे क्योंकि अभी तक तो शैलेंद्र नगरकर अदालत में सुनवाई नहीं कर पा रहे थे ना, जा नहीं पा रहे थे। मित्रों, आज आप हैरान हो जाएंगे कि नीलेश ओझा जी ने अदालत में क्या कहा। मेरे साथ अभी एक आप आप ये कह सकते हैं कि दुर्भाग्यवश अभी नीलेश जी हमारे साथ नहीं हैं, वरना वो हमारे साथ लाइव जुड़ते। क्योंकि मैंने आपको बताया कि उनको घेरने की पूरी कोशिश हो रही है। उनके खिलाफ एक कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स की सुनवाई हो रही है। कंटेम्प्ट के लिए वो खुद अपीयर हो रहे हैं। लेकिन जैसे ही वो अदालत से निकले, हमसे उन्होंने तफसील से पूरी अदालती कार्रवाई हमसे शेयर किया और मैं बिना वक्त गवाए आपसे मुखातिब हो रहा हूं। नीलेश ओझा ने कहा कि शैलेंद्र नगरकर को कस्टडी में लिया जाना चाहिए। अदालत ने पूछा, आपका क्या तर्क है? नीलेश ओझा ने कहा कि माननीय शैलेंद्र नगरकर कहते हैं कि ना तो मैं कोर्ट समझता हूं, ना मैं हाई कोर्ट समझता हूं, ना मैं सुप्रीम कोर्ट समझता हूं। ये कौन है सुप्रीम कोर्ट? कौन है हाई कोर्ट? और ये वर्बेटम पिछली बार जब शैलेंद्र नगरकर की हमसे मुलाकात हुई थी, उस वक्त उन्होंने इन शब्दों का इस्तेमाल किया था और अदालत परिसर में किया था, अदालत के बाहर नहीं किया था। हमसे बातचीत में उन्होंने कहा कि हमने बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट देखे हैं, ये वही शैलेंद्र नगरकर हैं। इनको अदालत की अवमानना करने का ऐसा लगता है कि ये सोच समझ करके काम कर रहे हैं।
ये वर्दी में एक वर्दी वाले गुंडे की तरह व्यवहार कर रहे हैं और जिस लहजे में ये बोलते हैं, उससे साफ-साफ लगता है कि इसे किसी की परवाह नहीं है। अदालत की बिल्कुल परवाह नहीं है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को कुछ समझता ही नहीं है। ये शब्द आज नीलेश ओझा जी ने भरी अदालत में कहा। इसके बाद माननीय जजों की त्योरियां चढ़ गई। माननीय जजों को लगा कि असल में अगर ये मेरा अदालत का भी अपमान कर सकता है, तो बाकी लोगों के बारे में या उनके प्रति इनके सम्मान का रुख क्या होगा या किस स्तर तक ये सम्मान देते होंगे। ये टोटल और टूटल एक झूठा आदमी है। ये आज भरी अदालत में साबित हो गया मित्रों। और उसके बाद अदालत ने कहा शैलेंद्र नगरकर को कि नथिंग डूइंग, अगले 7 दिन में आपको जो कुछ भी कहना है कहिए और मैं अभी सुनवाई शुरू करने वाला हूं कि एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुआ। अदालत ने साफ-साफ कहा कि माननीय शैलेंद्र नगरकर, ये आपके रिप्लाई पर तो मैं बाद में बात करूंगा, जो माननीय नीलेश जी कह रहे हैं उस पर तो मैं बाद में बात करूंगा। मैं इस पर बात करूंगा कि एफआईआर रजिस्टर हुआ क्यों नहीं। सबसे पहला प्ली ये है, आपने जो प्ली दिया है कि एफआईआर नहीं रजिस्टर हो सकता है, उसका रिप्लाई हमने दे दिया है क्योंकि ये केस क्लोज हो चुका है और मुंबई पुलिस ने क्लोज किया है। यही भ्रष्ट ऑफिसर शैलेंद्र नगरकर जैसे लोगों ने इस जांच को क्लोज किया है और यही आधार है कि फ्रेश से इंक्वायरी नहीं हो सकती, फ्रेश एफआईआर नहीं हो सकता। क्या यह आधार है? शैलेंद्र नगरकर कुछ भी बोलने में असमर्थ था। शैलेंद्र नगरकर की तरफ अदालत की त्योड़ियां इतनी चढ़ी हुई थी, उन्होंने कहा कि आप क्या कर रहे हैं, आपको मालूम होना चाहिए। अदालत जिस तरह का व्यवहार कर रही है, आपके प्रति आपको गंभीर होना चाहिए। आपको बहुत लूप दे दिया। 2 जुलाई को आप अपीयर नहीं हुए, 16 जुलाई को अपीयर नहीं हुए, आज आप अपीयर हो रहे हैं और अपीयर होने के बाद कह रहे हैं कि मुझे 7 दिन का और वक्त दे दीजिए। क्यों वक्त मांग रहे हैं आप? सबसे पहले तो मैं सुनवाई करने वाला हूं कि एफआईआर रजिस्टर क्यों नहीं हुआ? किसके कहने पर एफआईआर रजिस्टर नहीं हो रहा है? आपने जो रिप्लाई दिया है, वो उस रिप्लाई का मतलब क्या है? फिर एसआईटी गठित क्यों हुई? सबसे पहले तो नीलेश ओझा ने इन्हें कह दिया कि भैया सर मिलॉर्ड, इन्हें आप कस्टडी में लीजिए, इसका ऑर्डर दीजिए, क्योंकि ये व्यक्ति कोर्ट को कहता है कोर्ट को मैं कुछ नहीं समझता। आम बोलचाल की भाषा में ये व्यक्ति कहता है और इसका सबूत यह है कि पिछले 2 डेट पे, 2 तारीख पे शैलेंद्र नगरकर अदालत नहीं पहुंचा। आज इनको मालूम था कि अगर आज इन्होंने आने में कोई भी देरी की या अदालत का रुख नहीं किया, तो इनके खिलाफ फिर वारंट भी इशू हो सकता है। इस बात का उन्हें इल्म था। 37 नंबर पर मैटर लगा हुआ था और अपने तय समय के साथ ही सुनवाई के लिए मैटर आ गया और अब सीधा सीधा शैलेंद्र नगरकर को अदालत ने घेरे में ले लिया है। क्योंकि ये वादी बन गया, ये खामखा बन गया, ये न 3 में था न 13 में था। चूंकि ये एसआईटी का मेंबर है, इसलिए इन्होंने रिप्लाई फाइल कर दिया। अब आप सोचिए कि एसआईटी 3 महीने, 3 साल से, 2 साल से क्या जांच कर रही थी? अगर अदालत का आदेश नहीं होता, तो एसआईटी कभी भी रिप्लाई फाइल नहीं करती। शैलेंद्र नगरकर और एसआईटी किस रूप में फंसी है और सरकार किस रूप में फंसी है, इसे अदालत में इनको जवाब देना पड़ेगा। ये कह रहे हैं कि केस क्लोज है। इनका जो रिप्लाई है कि हम एफआईआर इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि केस में हमको नया कुछ मिला क्यों नहीं।
तो जब नया, अब ये अपने ही आंसर से इस तरह से ये दलदल में फंसेंगे जिनसे निकलना मुश्किल होगा। दलदल क्या है? इन्होंने कहा कि मैंने तो रिप्लाई फाइल कर दिया और इसमें कोई नया तथ्य नहीं आया है। तो जब नया तथ्य नहीं आया है तो 2 साल से एसआईटी कर क्या रही थी? एसआईटी ने क्यों कहा कि हम सीन रिक्रिएट करेंगे? कहा, नहीं किया। मीडिया वालों को इनविटेशन दिया कि कल सुबह 10 बजे हम सीन रिक्रिएशन के लिए जा रहे हैं। वो सुबह कभी नहीं आई एसआईटी के लिए। वो 10 बजने का वक्त कभी नहीं आया एसआईटी के लिए। तो अगर कुछ कोई मैटर था ही नहीं तो सीन रिक्रिएशन की बात क्यों हुई? इसका जवाब क्या देंगे शैलेंद्र नगरकर जी? शैलेंद्र नगरकर जी जितनी चालाकी करेंगे ना, उतनी तेजी से शैलेंद्र नगरकर इस केस में फंसते चले जाएंगे और उनके वर्दी के उतरने का आधार बनता चला जाएगा। और शैलेंद्र नगरकर को यह मालूम नहीं है कि फर्जी केस बनाने और फर्जी अपीयरेंस करने का नतीजा क्या होता है। अभी पंजाब के कुछ बड़े सुपर कॉप को जेल की हवा खानी पड़ रही है। रिटायरमेंट के कई साल के बाद भी, वो रिटायर कर चुके थे, 15-20 साल हो गए थे उनको, 70-80 के उम्र में जाकर के उनके खिलाफ अभी नोटिस निकला है और उनको जेल की हवा खानी पड़ रही है। तो शैलेंद्र नगरकर को इस बात का इल्म नहीं है कि आने वाले दिनों में हमारे खिलाफ क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं। वो अपने पॉलिटिकल आका को बचाने में लगे हुए हैं। कौन है उनका पॉलिटिकल आका? क्या देवेंद्र फडणवीस हैं या ठाकरे है? सबसे बड़ी बात है कि ये चोट अब देवेंद्र फडणवीस तक पहुंच रही है मित्रों। और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को अब संज्ञान लेना ही पड़ेगा, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। आप बार बार एक पुलिस इंस्पेक्टर को रिप्लाई लेकर के भेज रहे हैं जिसमें कि आपके चीफ सेक्रेटरी को रिप्लाई फाइल करना है, आपके एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को रिप्लाई फाइल करना है, आपके मुंबई पुलिस कमिश्नर को रिप्लाई फाइल करना है, और रिप्लाई फाइल करवा रहे हैं आप पुलिस इंस्पेक्टर से। और पुलिस इंस्पेक्टर कह रहा है कि मुझे वक्त पर वक्त देते जाइए। मतलब तारीख पर तारीख लेने के लिए ये पता नहीं ये ठाकरे से क्या कोई पैसे की वाही कर रहा है, क्या कर रहा है भगवान जाने। ये क्यों 2 सप्ताह का वक्त दीजिए, 2 सप्ताह का वक्त दीजिए, 2 सप्ताह का वक्त, ये रट क्यों लगाए हुए है? जब इन्होंने रिप्लाई फाइल कर दिया तो हियरिंग शुरू हो जानी चाहिए ना। रिप्लाई फाइल कर दिया आपने, पता चल गया कि आपके पास कुछ भी नया नहीं था इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो हियरिंग शुरू करो ना। हियरिंग के लिए हम प्रिपेयर्ड नहीं है। वो कह रहा है कि हम हियरिंग के लिए प्रिपेयर्ड नहीं है। तो हाउ मच प्रिपरेशन यू नीड एंड व्हेन हियरिंग विल स्टार्ट? उसके लिए इनको फिर 2 सप्ताह का वक्त चाहिए। तो अदालत ने कहा कि कोई 2 सप्ताह का वक्त नहीं है, आपको 1 सप्ताह का वक्त दिया जा रहा है। और सुन लीजिए, अदालत ने साफ साफ कहा, सुन लीजिए, आपको जितने भी दलील देने हैं अगली तारीख पर सारी दलील दे दीजिए। उसके बाद मैं हियरिंग शुरू करूंगा और मैं ऑर्डर, हो सकता है कि मैं ऑर्डर पास कर दूं। तो मैंने आपको कहा ना मित्रों कि सारी दुनिया एक तरफ, आपकी जिद एक तरफ, आपकी लड़ाई एक तरफ, आज पूरा देश देख रहा है, पूरा देश। जो लोग कहते थे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होने वाला है, अब 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, कुछ नहीं होने वाला है। अब शैलेंद्र नगरकर जवाब क्या देगा, क्या कहेगा? तो 2 साल एसआईटी हो गई ना, और सरकार को अब इसमें एक बहुत जबरदस्त जवाब देना है मित्रों। सरकार से हियरिंग के दौरान पूछा जाएगा कि जुलाई 2022 में आपने एसआईटी के गठन की घोषणा की, तो आपने ये दिसंबर 2023 में एसआईटी के ऑफिसरों के नाम की घोषणा क्यों की? मतलब 12 महीने आपको इफिशिएंट ऑफिसर की तलाश में लग गए, और इफिशिएंट ऑफिसर में आपको मिला चीमा सिंह आधव और शैलेंद्र नगरकर। वाह! ये सब अभी डिटेल अदालत में आएगा। और जब अदालत फिर इनसे पूछेगी कि 12 महीने में तो नाम आया,
और फिर दिसंबर 2024 तक बैठे रहे। नाम क्यों आया? जुलाई 2022 से लेकर के दिसंबर 2023 तक सरकार के कान पे जूं तक नहीं रहेगा कि हम एसआईटी के अधिकारियों के नाम की घोषणा करें। एसआईटी तो घोषणा हो गई, लेकिन कौन व्यक्ति है, कब से जांच शुरू करेगा, इसकी कोई घोषणा नहीं हुई। फिर उसके बाद 1 साल के बाद आपने व्यक्ति के नाम की घोषणा की, एसआईटी के टीम मेंबर की घोषणा की। बहुत अच्छी बात है। अब जबकि पीआईएल फाइल हुआ था, याद रखिए आप, जो लोग कहते हैं कुछ नहीं हुआ ना, कुछ कैसे कैसे हुआ वो देखते जाइए। 2023 को जब नाम की घोषणा हो गई, फिर दिसंबर 2024 तक आपने क्या किया? कुछ नहीं किया। अगस्त 2025 तक, मार्च 2025 में जब सतीश साल्यान का कंप्लेन फाइल करने की बात आई, तब तक आपने क्या इन्वेस्टिगेशन किया? चलिए अभी मैं अगस्त की बात छोड़ देता हूं। आप दिसंबर 2023 से मार्च 2025 तक आपका इन्वेस्टिगेशन का क्या है डिटेल? ये जो एसआईटी के 3 सदस्यीय कमिटी थी ना, उससे अदालत पूछेगी और हमारे नीलेश ओझा जी पूछेंगे कि दिसंबर 2023 टू मार्च 2025 के बीच के इन्वेस्टिगेशन का स्टेटस रिपोर्ट अदालत को देखना चाहिए। और फिर अदालत कहेगी कि उस दौरान आपने जो कुछ भी तहकीकात की, क्या किया, ये हमें बताइए। या जिस दिन आपको आपके नाम की घोषणा हुई, उसी दिन आपको पता चल गई कि दिशा को किसी ने मारा नहीं है, दिशा के साथ कोई अन्याय नहीं हुआ है, बलात्कार नहीं हुआ है, दिशा ने सुसाइड कर लिया, उसी दिन आपको पता चल गया। क्योंकि आपका वर्तमान जो रिप्लाई है, वो रिप्लाई इसी तरफ इशारा कर रही है कि आपने कोई इंक्वायरी की ही नहीं, किसी प्रकार के जांच की बात की ही नहीं, जांच को आगे बढ़ाया ही नहीं। ये भी फ्रॉड किया कि हम कल सीन रिक्रिएट करेंगे, मीडिया वालों को बता दिया और वो फिर सुबह कभी आई नहीं। इसका क्या जवाब होगा सरकार के पास? इसका क्या जवाब होगा एसआईटी के मेंबर के पास? इसका क्या जवाब देंगे शैलेंद्र नगरकर? तो शैलेंद्र नगरकर इसीलिए कह रहे हैं कि मिलॉर्ड, मैं हियरिंग शुरू करने के लिए मेरे पास अभी थोड़ा सा वक्त देना पड़ेगा, मुझे थोड़ा समय दे दीजिए। अरे भाई, किस चीज का समय दे दे? कहां तुम बिजी हो? कर क्या रहे हो तुम? कौन सा काम है? परमवीर सिंह के लिए फिर वही शुरू करोगे, वही जो अभी तक करते आ रहे हो? आपके आका अभी जेल जाने वाले हैं, माननीय परमवीर सिंह, और उनके जो पुलिस के लोग हैं महकमे के, वो उनको बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं। और मैंने कल भी आपको बताया, आज भी सुबह में बताया है कि किस प्रकार से रश्मि शुक्ला उनको बचा रही हैं, जबकि रश्मि शुक्ला और परमवीर सिंह के बीच में 36 के संबंध है, ये पूरी दुनिया जानती है। लेकिन रश्मि शुक्ला परमवीर सिंह के ऊपर हाथ नहीं डाल रही। कोर्ट का ऑर्डर है, अदालत का ऑर्डर है, अदालत कह रही है कि गिरफ्तार करिए। अदालत 1 साल पहले कह चुकी है, 12 महीने बाद भी नहीं किया है, कंटेम्प्ट हो चुका है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं इस बात को, फिर भी रश्मि शुक्ला परमवीर सिंह के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है और ना ही अदालत इस पर सख्त संज्ञान ले रही है। तो फिर शैलेंद्र नगरकर बोलेंगे क्या? जवाब क्या देंगे? अब इन्हीं जवाबों से बचने की शैलेंद्र नगरकर कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से इस जवाब से बच जाया जाए, तो हमें 2 सप्ताह का समय दे दीजिए। तो आज अदालत ने कहा नहीं, नीलेश ओझा जी ने कहा कि नहीं, मिलॉर्ड, आप अगर इसे वक्त देंगे तो आप अन्याय को बढ़ावा देंगे। एक प्रकार से ये नहीं होना चाहिए, ये न्याय की पुकार नहीं है, ये न्याय की मांग नहीं है मिलॉर्ड। और मिलॉर्ड ने नीलेश ओझा की बात सुन ली और कहा कि ठीक है, चलो, वक्त मांगना तुम्हारा अधिकार है, मांग रहे हो तो कोई बात नहीं है, 1 सप्ताह का वक्त देते हैं, महज 1 सप्ताह, सिर्फ 1 सप्ताह का वक्त मिलेगा। इसलिए मैंने कहा ना आपको,
2 जुलाई, 16 जुलाई, 7 अगस्त, और कोई बात नहीं है, और एक आध 2 सप्ताह ले लो, लेकिन जहां जहां सब, हर अगस्त भी आएगा, सितंबर भी आएगा, हम लोग कहीं जाने वाले नहीं है, हम भी पीछे पड़े हुए हैं पूरी तरह से, पूरी तन्मयता से। और हम वो मीडिया वाले नहीं है, क्योंकि आपके सहारे ये आपकी मीडिया चल रही है। हमारी अपनी कोई ताकत नहीं है, आपकी ताकत है, इसलिए ये मीडिया जिंदा है। और मैं तभी तो मैं कहता हूं कि इनके टुकड़ों पर पलना नहीं है, और आप हमें सहयोग देते रहिए ताकि मैं इनके टुकड़ों पर कभी पलूं नहीं। इसी मजबूती से देवेंद्र फडणवीस को भी सवाल करूं, और उसी मजबूती से ठाकरे को भी सवाल करूं, उसी मजबूती से पवार को भी सवाल करूं, उसी मजबूती से राहुल और प्रियंका को भी सवाल करूं। आज राहुल प्रियंका गायब है, कहीं नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। अभी राहुल और अभी प्रियंका गांधी, अभी जया बच्चन गायब है, कोई सवाल नहीं कर रहा है। जया बच्चन गायब। ऑपरेशन सिंदूर पर बड़ी चर्चा कर रही थी जया बच्चन। प्रियंका गांधी महिलाओं की सुरक्षा के लिए। हैरानी हो गई मित्रों, मैं 2 दिन पहले, आज चर्चा कर ही लूं, 2 दिन पहले एक पुलिस सुपर कॉप, पहले जब अनडिवाइडेड बिहार झारखंड था तो उस वक्त वो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस किसी जिले के हुआ करते थे, बाद में जब झारखंड बना तो वो झारखंड में चले गए। एक सुपर कॉप अजय कुमार, ये माननीय अजय कुमार क्या है? कॉर्पोरेट लाइजनर। कॉर्पोरेट लाइजनर। ये अजय कुमार ने अपना त्यागपत्र दे दिया, रिजाइन कर दिया। उसके बाद कांग्रेस ज्वाइन कर लिया, और कांग्रेस ज्वाइन करने के पहले वो मैक्स में यहां पर कम्युनिकेशन के इंचार्ज बने थे। मैक्स जो हॉस्पिटल ग्रुप है, ये सब हॉस्पिटल, परमबीर का भी वही ट्रैक रिकॉर्ड है। परमबीर ही भी लीलावती हॉस्पिटल। क्यों? क्योंकि ये जो फार्मा लॉबी है ना, ये सबसे बड़ा लॉबी हो गया है आजकल, सबसे बड़ा धंधा है, ये चोखा धंधा है ना, ये फार्मा का है। आपके जान की को डरा करके आप मर जाएंगे, आपको ये बीमारी हो गया, ये बीमारी हो गया, ये दवा खा लो। तो ये फार्मा सबसे बड़ा लॉबी है, तो फार्मा में बड़ा स्कोप है। परमबीर भी फार्मा का रूट लिया, और अजय कुमार भी, अजय कुमार का फोटो निकालिए, अजय कुमार स्पोक्स पर्सन कांग्रेस। अजय कुमार भी जो हैं, बड़े सज धज करके आते हैं, बाल को रंग करके काला करके आते हैं। तो अजय कुमार आकर के एक रिकॉर्ड बतला रहे थे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बारे में, कि ये लोग कैसे महिलाओं के खिलाफ अपराध कर रहे हैं, रेप कर रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं। पूरा अकाउंट दिया उन्होंने। मध्य प्रदेश के नेताओं का, उत्तर नॉर्थ ईस्ट के नेताओं का, और जगह पे जगह के हर स्टेट के नेताओं का ये अकाउंट दे रहे थे माननीय अजय कुमार। अजय कुमार, ये अजय कुमार, आज तक ये अजय कुमार, दिशा का नाम सुना ही नहीं है। ये अजय कुमार, अजय कुमार, मैं आपको पूरी ईमानदारी से और पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं, अजय कुमार एक दिन मेरे साथ भी आकर के डिबेट कर लीजिए। इधर उधर तो बड़े पत्रकारों को बुला करके ब्रीफ करते रहते हैं। माननीय अजय कुमार, अगर आपको हिम्मत है, आप में दम है थोड़ी भी, और इज्जत है थोड़ी भी, जिसका आप वास्ता देते रहते हैं ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ये ऐसे नहीं हुआ, वैसे नहीं हुआ, तो माननीय अजय कुमार, मैं आपको चुनौती देता हूं, आइए और कहिए कि दिशा सालियान के पिता को न्याय मिलना चाहिए, न्याय में देरी क्यों हो रही है? दिशा सालियान के पिता सारे एविडेंस के साथ सामने आए हैं, हमने वो सारे एविडेंस पब्लिक डोमेन में रखे हैं। तो फिर दिशा सालियान के केस पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की चुप्पी क्यों है? कांग्रेस पार्टी चुप क्यों है? और अजय कुमार जो अभी खाका बतला रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का अकाउंट दे रहे थे कि ये लोग बलात्कारी हैं, वो अजय कुमार दिशा सालियान के खिलाफ इतनी बर्बरता हुई, अजय कुमार के मुंह में रसगुल्ला चला गया है, पान चला गया है। अजय कुमार, बोलिए आकर के कभी अजय कुमार, अपने मित्र परमबीर सिंह के खिलाफ कुछ बोलिए अजय कुमार।
आपके सर्विस के हैं, बोलिए आकर के। नहीं बोलेंगे अजय कुमार, चुप्पी है। महबूब मजावर, प्रज्ञा सिंह ठाकुर, एसीपी घारगे, सब एक ही बात बोल रहे हैं। अजय कुमार की दृष्टि उस तरफ जा नहीं रही है। कब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे अजय कुमार? कब आप कहेंगे कि हाँ, दिशा के पिता को न्याय मिलना चाहिए, उनका एफआईआर होना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए? कब कहेंगे? शर्म आती नहीं और जोर जोर से बोलते हैं। हमारे जैसे जर्नलिस्ट के सामने आइए, आटा दाल का भाव पता चल जाएगा। ठकुर सुहाती करने वाले बेचारे जो पत्रकार हैं, जो आपके यहाँ जाते हैं, उनको तो डराते धमकाते हैं, क्योंकि बेचारों की परेशानी है, क्योंकि उनके आका को ही आप लोग डराते धमकाते हैं। मालिक को ही फोन कर देते हैं कि फलाना पत्रकार ने। पत्रकार जो बेचारे जा रहे हैं, वो अपना काम करना चाहते हैं, करते भी हैं, लेकिन ये बड़े बड़े कॉरपोरेट घराने पत्रकारों को काम करने नहीं दे रहे हैं मित्रों। वो लोग सब सेटिंग गेटिंग करते हैं इन दलाल नेताओं के साथ। इन लाइजनर, इन दलाल नेताओं जो देश की सौदेबाजी कर रहे हैं, ऐसे नेताओं के साथ जो आपको न्याय नहीं देने के सारे तिकड़म करते हैं, उनको आज अदालत से फटकार लगी है। ये शैलेंद्र नगरकर को फटकार नहीं है। और ध्यान से सुन लीजिए फडणवीस साहब, आपको जवाब देना पड़ेगा और आपसे जवाब लेंगे, अदालत में लेंगे। और फिर ये पूरी दुनिया देखेगी कि दिशा और सुशांत को न्याय मिलता है कि नहीं। तो आज पहली जीत हो गई मित्रों। 7 दिन का और वक्त है। देखेंगे कि शैलेंद्र नगरकर क्या जवाब देता है, कैसे बचता है शैलेंद्र नगरकर, और कैसे बचता है मुंबई का पुलिस कमिश्नर, कैसे बचता है स्टेट का डीजीपी, और कैसे बचते हैं हमारे होम मिनिस्टर और मुख्यमंत्री। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार करने के पहले आपसे अनुरोध, आपका सहयोग, आपका वीडियो शेयर करने का, जिस प्रकार का भी आप सहयोग दे रहे हैं, मैं आपके प्रति नतमस्तक हूं। आपका सहयोग मिलता रहेगा, ये लड़ाई जारी रहेगी। और इसी तरीके से मैं दूसरे मुद्दे भी धीरे धीरे उठा रहा हूं। पहले जो ये कैंपेन है, उसको कंक्लूसिव एंड तक ले जाकर के ही छोड़ूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।